तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है। तो आज 2 दिन के बाद क्लास हो रही है आपकी। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक डिस्कस करने के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा 7th या 8th, मुझे याद है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर हुआ करता है एनसीईआरटी बुक में। तो वहाँ की चीज़ें आपने पढ़ तो ली, अब तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको याद भी होगा, बस कुछ चीज़ें याद भी नहीं है। बहुत आपने पढ़ा, आपने एग्ज़ाम दिया, पास हो गए। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप एक छोटी सी बात समझो। आप किसी भी, आपने कभी किसी से देखा है बैंक में पैसे जमा करते हो तो बैंक आपको क्या देता है, उस पर इंटरेस्ट देता है ना। सही बात है। आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आपने किसी, मान लीजिए कोई मनी लेंडर है, कोई आपके घर के आसपास कोई पैसे वाला व्यक्ति रहता है, आप उसके पास गए, आपने उससे 2 लाख रुपये उधार ले लिया, तो सबसे पहले आपसे क्या मांगेगा, इंटरेस्ट। तो ये चैप्टर ऐसा है जो बहुत कॉमन चैप्टर है, आपको रियल लाइफ में मिल जाएगा हर जगह। अभी तो पैसे की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बट आगे फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ी, लोन लेना पड़ा बैंक से, तो आपसे बैंक वाला क्या कहेगा, भाई मुझे इतना % इंटरेस्ट चाहिए। आपने बैंक से नहीं लिया, छोड़ दो, आपने अपने आस पड़ोस वालों से भी लिया, तो वो क्या कहेगा, भाई मुझे इतना % ब्याज लेना है, इंटरेस्ट लेना है। तो अगर आपको ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता होगी, तो आप फाइनली वो कैलकुलेट कर पाओगे, हाँ है ना। गांव में लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि गांव के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती। वो कहते हैं 5% है और लिख दिया 15%, है ना, बेवकूफ़ बना दिया। देना था 4% लगा दिया, 5% लिख दिया कुछ और। उन्हें तो समझ नहीं आना, पढ़े लिखे, तभी कहते हैं बेटा पढ़ना कितना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली समझ जाओगे भाई कितना इंटरेस्ट बनता था और कितना वो सामने वाला मांग रहा है। अगर आपको 10 दिन का भी इंटरेस्ट निकालना है ना, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। सपोज वो मांग रहा है आपसे 3000 रुपये, बट आपने कैलकुलेट किया, आपने कहा नहीं यार 3000 ज़्यादा मांग रहे हो, बनता तो 2500 रुपये है। आप आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। तो आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो जो चैप्टर्स हमने पढ़ा, देखो जैसे जैसे पहले चैप्टर पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी रियल लाइफ से रिलेटेड था ना, कि था कोई चीज़ खरीदी बेच दी, फ़ायदा हुआ कि नुकसान, सब कुछ ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कितने की लाया, कितने % प्रॉफिट भी बेचना है, कितने पे नहीं बेचना, कुछ पता चलेगा नहीं ना। तो वही जैसा चैप्टर वो था, उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ 2 वर्ड मेन है, एक सिंपल वर्ड है और एक कंपाउंड वर्ड है। अब इसमें क्या डिफरेंस है, हाँ जी आप बताओ, कौन बताना चाहिए क्या डिफरेंस दोनों में। सिंपल का मतलब क्या, कंपाउंड का मतलब क्या है, कुछ आइडिया है, पढ़ा था 8th में, नहीं यार। सिंपल का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पे लगता है, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो हमेशा जो वैल्यू आपकी अमाउंट पे लगता है। अभी बताऊंगा पूरे गहराई से। जो आपका अमाउंट आता है ना, उस पर में इंटरेस्ट लगता रहता है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इसमें जुड़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका प्रिंसिपल यहाँ है 10,000 रुपये और यहाँ भी 10,000 रुपये, मैं दोनों में डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट लगा इसमें फर्स्ट ईयर का 10%, कितना आया 1,000, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, प्रिंसिपल पे। कितना अमाउंट हो गया ये 11,000। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। सपोज ये डेट है बेटा 1/4/2015, तो ये कब की बात आ गई, 1/4/2016, ठीक है। और अब फिर इंटरेस्ट लगने वाला है 1 साल का, 10% इंटरेस्ट लग रहा है। लॉजिक कौन सा लगा रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा इंटरेस्ट लगता है प्रिंसिपल, तो 10,000 का 10% होता है 1,000। कितना हो गया ये 12। हमेशा ध्यान देना, इंटरेस्ट कितना लगेगा, प्रिंसिपल वैल्यू पे लगेगा। पहले भी 1000 लगा, फिर 1000 लगा। ये डेट कब की आ गई है 17। फिर आप इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो 10%, फिर 1,000 रुपये प्रिंसिपल पे लगेगा, 13,000 रुपये। बस इतना ही कंप्लीट करते हैं। तो 18 तक, जो 15 में 10,000 था और वो 18 में चाचा कितना हो गया 13,000। आपका जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लगा वो कितना लगा, चेक करो, 1000 + 1000 + 1000 कितना हो गया। कोई डाउट यहाँ तक, क्या बोलेंगे इसे, सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहेगा, इंटरेस्ट लगाओ 10% ही देते हैं, 1,000 रुपये, कितना आ गया ये 11,000। देखो पहले साल का इंटरेस्ट जो ये था वो ये है, कोई दिक्कत, दोनों सेम है। 1/4/15, यहाँ तक बात पहुँच गई 1/4/2016 तक।
अब जो इंटरेस्ट लगने वाला है वो 10,000 पे नहीं लगेगा, कितने पे लगेगा? 11,000 पे लगेगा। और 11,000 का 10% कितना होता है? 11,000 का 10% कितना होगा? 1100 रुपये। यहाँ तक मन में डाउट हो तो बताओ। समझ में? देखो इस बार पे हमने हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर जो इंटरेस्ट लगाया है वो लगाया प्रिंसिपल पे, बट अब जो मैंने इंटरेस्ट लगाया ना इस जगह, वो किस पे लगाया? 11,000 पे लगाया है, जो अमाउंट आया था। इस 11,000 में प्रिंसिपल तो शामिल है ही, प्लस ये वाला जो 1,000 रुपये वो भी शामिल है। बात समझ आ रही है? अब आपकी इंटरेस्ट कितना बन गया? वो 1100 बन गया। मतलब इंटरेस्ट पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ा। 1,000 रुपये का 10% कितना होता है? 100 रुपये होता है। इस हिसाब से आया। ये बात पहुंच गई है 1/4/2017 तक। फिर इंटरेस्ट लगेगा, और इंटरेस्ट कितना? 10% मान लो। अब देखो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा इस वाले पे? 12,100 रुपये का 10%, 1210 जोड़ देंगे 1 2 3 13,310। यहाँ तक याद रहेगा। इसमें ध्यान देना, जो ये 12,100 रुपये मैंने लिया है उसमें 10,000 तो प्रिंसिपल है, और 2,100 रुपये किस बात के हैं? ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। बात समझ आ रही है? मतलब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चलता जा रहा है इस जगह। तो यहाँ पर आपने फील किया कि हमेशा प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट किस पे लगता है? अमाउंट वैल्यू पे लगता है, जो इंटरेस्ट जुड़ने के बाद वैल्यू आती है। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है। यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट बताओ कितना लगा? कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करो। 1,000 प्लस 1100, 1,000 प्लस 1100 और प्लस कितना ऐड करेंगे? 1210, 2 और 1 3,000, 310। अब एक बात बताओ मुझे, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ लग रहा है? इसमें कि इसमें? कंपाउंड पे ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ब्याज पे भी ब्याज, ब्याज पे भी ब्याज। समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट? पक्का? बैंक में यही लॉजिक लगता है। आपने पैसा बैंक में जमा किया 50,000 रुपये, आपको 50,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, आपका अकाउंट में बैलेंस हो गया 52,000 रुपये। अब अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 50,000 रुपये नहीं मिलेगा, कितने में लगेगा? 52,000 रुपये, क्योंकि आपके अकाउंट में 52,000 रुपये है। याद रहेगा? फिर जो उसमें इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, मान लीजिए हो गया 55 हो गया, 55,000 रुपये फिर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। बात याद रहेगी? और जो नॉर्मली जो व्यापारी लोग होते हैं ना वो इस पर बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते वो लोग। सिंपल इंटरेस्ट भाई हमेशा तेरा ब्याज 1,000 रुपये लगता रहेगा, तुझे पे करते रहना है। याद रहेगा? सिंपल ही है। यहाँ पर जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, बताओ क्या होता है? ये तो याद होगा? बिल्कुल भी याद नहीं है। P मल्टीप्लाई रेट बाय 100 और इनटू में टाइम। और अमाउंट कैसे निकलता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बचपन में अपने से पढ़ा लेकिन समझा नहीं उन चीज़ों को, है ना। 7th 8th के बच्चों को ज़्यादा अच्छे से ना बताया भी नहीं जाता, सच्चाई है। वहाँ पर टीचर्स जो होती है ना सिर्फ इतना बता देती है, अच्छा बेटा ये फॉर्मूला है, ये याद कर लो, इससे काम चल जाएगा। बट अब तुम वो अगर चीज़ें बचपन में बता दी जाए बच्चों को कॉन्सेप्ट के साथ कि हाँ अगर एक आप उधार लेते हैं आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बच्चों का माइंड सेट भी होगा, ठीक रहेगा। तो वो चीज़ें उस टाइम क्लियर नहीं हो पाती है। अब क्लियर हो रहा है? तो वही कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं मैंने अलग से कुछ पढ़ाया हो, समझ में 7th 8th का ही चीज़ें चल रही है अभी। प्रॉफिट एंड लॉस 7th 8th का ही है, ये 7th 8th का ही है। फॉर्मूला याद आएगा सिंपल इंटरेस्ट का, P मल्टीप्लाई रेट बाय 100 में T। यहाँ पे चेक करो अमाउंट, पहले यहाँ पे अमाउंट निकलता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे फॉर्मूला लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा के पहले क्या निकलता है? अमाउंट। फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है। कोई डाउट? इसे नोट करो फिर देखते हैं आगे। तो जो हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट मन में यहाँ तक नहीं है। अब जब तक आपने दो बातें सीखी कि सर सिंपल इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो क्या होगा। बट एक बात नोटिस करना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। हमारा साल मान लो स्टार्ट होता है 1 जनवरी की बात करूँ, 1 जनवरी, ठीक है। और इंटरेस्ट कब पे होता है? 31 दिसंबर एनुअली। और यहाँ पर सपोज मान लो लिखा हुआ 10% पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है, एनुअली। कैसा वर्ड लिखा हुआ है? एनुअली। तो यहाँ पर जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। सपोज समझना है।
और अगर देखो हमारा टाइम क्या 1 जनवरी को हमारा मान लो स्टार्ट होता है और 31 में ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। और अगर इन द सेंस बोलूँ डेट लग तो 15, यहाँ पर कब ख़त्म हो रहा है 15, फिर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, फिर कब ख़त्म होगा ये 16 में। ठीक है, तो n कितना टाइम हो गया, 1 साल इधर और 1 साल इधर, तो n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों 2। बात समझ आ रही है, क्योंकि टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स की बात हो गई कि भाई 2 साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। एक तो 31 दिसंबर में 15 में, फिर 31 दिसंबर 2016 में। बात समझ आ रही है, जितना भी अमाउंट रहेगा उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, हम यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर जो अमाउंट यहाँ आएगा उस पर फिर इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। इतनी लंबी कैलकुलेशन, अच्छा आप सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे काम चल जाएगा। बट अगर मैं आपसे छोटा सा एग्जाम्पल बोलूँ, 1 जनवरी 2015, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2016, इस बार वो इंटरेस्ट देखो क्या है। अभी तो हमें इंटरेस्ट कैसा मिल रहा था साल के लास्ट में, बट अगर क्वेश्चन में ये लिखा हो कि इंटरेस्ट आपको एनुअली नहीं मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है, हर 6 महीने बाद। आपका बैंक में सेविंग अकाउंट होगा है, तो आपने बार नोटिस किया होगा कि बैंक वाले क्या करते हैं, आपको हर 3 महीने पे इंटरेस्ट पे करते रहते हैं, उसे बोलते हैं क्वार्टरली। ठीक है ना, तो बैंक वाले क्या करें, जितना पैसा आपका अकाउंट में अब है उस पर 3 महीने का इंटरेस्ट लगा के आपको 3 महीने का इंटरेस्ट पे कर देंगे। फिर जो अमाउंट बन जाएगा उस पर फिर 3 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे। वो क्वार्टरली रेट को फॉलो करते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि भाई इंटरेस्ट पे हो रहा है हाफ ईयरली, 30 जून, यहाँ भी 30 जून, और रेट क्या रहेगा, सपोज मान लो 10% पर एनम। ठीक है ना, और लिखा क्या यहाँ पे हाफ ईयरली, हम पेमेंट जो करेंगे हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करेंगे। तो पहले जितना भी अमाउंट रहेगा उस पर पहले 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पहुँचेंगे, फिर जो अमाउंट यहाँ आ जाएगा उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा, फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पहुँचेंगे, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा तो हम यहाँ पहुँचेंगे। कितना लंबी बार कैलकुलेशन हो रही है। अगर आपको एक सीधा फार्मूले की बात करूँ तो फार्मूला छोटा सा लगाना है, अमाउंट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 200, और n में क्या आ जाएगा n मल्टीप्लाई 2। तो मैं लॉजिक, जितना भी रेट है आपका रेट आधा कर दो, क्योंकि पेमेंट कितनी बार हो रही है, हाफ बार पे हो रही है। रेट 10% है तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 5%, और n कितने हैं, कितने साल थे यहाँ पर 2 साल था, 1 साल इधर का और 1 साल इधर का। लेकिन ईयर 2 है लेकिन पेमेंट कितनी बार हो रही है 4, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सपोज इस केस में फॉर्मूला बनने वाला है P मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/100 की पावर 4, याद रहेगा। तो अगर कहाँ पर 200 क्यों लिखा, इसको देखो ऐसे लिख लो ना, 1 प्लस 10/200, ऐसे 1 0 काट लो, दो आना तो वही है, 1 0 काटोगे 1/20 आएगा, हाँ है ना। यहाँ पे देख लो 1/20 आएगा। तो या तो एक काम करो, R अपन 200 कर दो, 2 से डिवाइड कर देना, जैसे 200 कर दिया मैंने डायरेक्ट। या तो फिर एक काम कर लो 10% का हाफ 5%, तो 5/100 कर दो, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई समस्या यहाँ तक पक्का। और अगर हाफ ईयरली था, क्वार्टरली वाली बात करें क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, n को 4 से मल्टीप्लाई कर देना बच्चों, और रेट को 4 से डिवाइड कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वार्टरली वाले केस में n को 4 से मल्टीप्लाई कर देना और रेट को 4 से डिवाइड कर देना। और लेकिन मंथली की बात हो, अगर हर महीने इंटरेस्ट पे हो रहा है तो n को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, और रेट को क्या करोगे 12 से डिवाइड कर दोगे, याद रहेगा। ये एनुअली कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ईयरली में दोबारा लिखता हूँ मैं, हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड किया जाता है और n को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई डाउट इसके अंदर, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो जो फॉर्मूला डिस्कस करने वाले इसका नाम है पॉपुलेशन फॉर्मूला। तो पॉपुलेशन की बात करें तो जैसे मान लो आज अगर कंट्री की पॉपुलेशन है 100 करोड़, सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 100 करोड़, तो क्या 5 साल बाद भी 100 करोड़ रहने वाली है? नहीं ना। हो सकता है 100 से 125 हो जाए, और हो सकता है 100 से घट जाए, बहुत सारे लोग मर भी जाए, वो भी कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ जाए,
कई लाख लोग मर जाए, बाढ़ आ जाए, कई लाख लोग मर जाए, हो सकता है। तो आपने नोटिस करा कि सर पॉपुलेशन हमारी 5 साल 10 साल बढ़ भी सकती है, और इन द सेंस कुछ ट्रेजिडी वगैरह हो जाए तो घट भी सकती है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ रही है। कुछ पता है हमें? किसी साल पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ सकती है, किसी साल पॉपुलेशन कम बढ़ सकती है। बट अगर हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने मान लो कि एक फॉर एग्जांपल लिया, मैं कहता हूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 10% इंक्रीज़ हो रही है हर साल। अगर आज 100 करोड़ है तो एक साल बाद 110 करोड़ हो जाएगी, हो गई। फिर 10% इंक्रीज़ होगी, तो 10% इंक्रीज़ जो होगी ना वो 100 करोड़ की नहीं होगी, अब कितने की होगी? 110 करोड़ की होगी। फिर जितनी बनी फिर उसमें 10% फिर ऐड होगा, मतलब हर बार 10% इसमें ऐड होता जा रहा है। तो अपना लॉजिक बताया, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है? कंपाउंड की सिंपल? पक्का? तो अगर मेरी पॉपुलेशन आज 2015 में 100 करोड़ है और हम इंक्रीज़ हो रहे हैं, मैं बात अभी इंक्रीज़ की कर रहा हूँ, 10% में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो 2020 में पॉपुलेशन क्या होगी हम बता सकते हैं इजीली? बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है आपका? P मतलब अभी की पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 पावर n। n कितने साल की बात कर रहा है ये? 5 ईयर्स की बात कर रहा है। इससे क्या निकल जाएगा? इससे a निकलेगा, और a मतलब क्या है? पॉपुलेशन इन फ्यूचर बोल लो या 2020 लिख दो, जो भी है, ईयर वगैरह की बात हो जाएगी। समझ में आया सब कॉन्सेप्ट? तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या बना? P मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर n। और अगर मैं ये कहूं कि पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज हो रही है और 10% ही कम हो रही है, फॉर्मूला P मल्टीप्लाई 2015 की पॉपुलेशन को P बोलेंगे 1 माइनस रेट बाय 100 की पावर n। इससे क्या निकल जाएगा? 2020 की पॉपुलेशन, या इसे आप A बोल सकते हो। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया? पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। और अगर बच्चों में बात करूँ डेप्रिसिएशन की, ये तो पढ़ा होगा, अकाउंट्स में भी पढ़ा है, हाँ है ना? क्या होता है डेप्रिसिएशन? किसी भी टेंजिबल एसेट्स लाइक मशीनरी, है ना, और बताइए मशीनरी, प्लांट, जो भी मशीनरी वगैरह हम देखते हैं, फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू कम होने लगती है। इट इज़ कॉल्ड मोटर व्हीकल्स वगैरह, वैन वगैरह, उसकी वैल्यू कम होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? अगर मशीन लाए, यूज़ करोगे तो गिरावट तो आएगा ही आएगा, खाया ना। अगर आप एक स्कूटी खरीद के लाए, अगर आप उसे नहीं भी चलाओगे ना, तब भी घर में पड़े पड़े उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। बात करना है। कोई भी फ़ोन ले लो, आज आपने फ़ोन लिया 20,000 रुपये का, क्या 1 साल बाद वो 20,000 का रहेगा? आप बहुत सेफ्टी से रखो, नहीं ना। टाइम बढ़ने से वैल्यू कम हो जाती है, यूज़ करने से वैल्यू घटती है, टूट फूट होने से वैल्यू घटती जाती है। कई तरीके ऐसे हैं जिससे आपका क्या होता है? वैल्यू कम हो जाती है। इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ये तो अकाउंट्स की बात थी। अगर मैं कहूँ आपसे कि आज मैं एक मशीन लेके आया, उस मशीन की वैल्यू आज 2015 में 1 लाख रुपए है, तो 2020 में 5 साल बाद क्या 1 लाख रुपये रहेगी? हाँ ना? नहीं ना। क्या होता जाएगा? कम। और एक बात और नोटिस करना, मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ। डैप 2 तरीके से सीखा था हमने क्लास 11th में, एक SLM मेथड और एक WD मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है? डैप हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, समझ में आया लॉजिक? और यहाँ पर क्या लगेगा? और एक होता है WD मेथड, जो वैल्यू बच जाती है उस पर डैप लगता है, जो वैल्यू बच जाती है उस पर डैप लगता है। मतलब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगने वाला है? P मतलब ये वाली वैल्यू 1 माइनस रेट बाय 100 की पावर n। ये जो फॉर्मूला लगने वाला है इसे बोलेंगे WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। लेकिन अगर हम SLM की बात करें, सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड, तो यहाँ पर डैप कैसा लगेगा? जो भी वैल्यू है आपकी वो कितने साल की बात हो रही है? रेट कितना परसेंट रेट है? सपोज मान लो 10% रेट है, तो रेट बाय 100 इंटू में T। इससे क्या निकल जाएगा? आपका डैप निकल जाएगा। फिर हम निकालेंगे वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट
माइनस डेप। कोई दिक्कत समझ में आया? यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और ये वाली वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कब होगी, बट यहाँ पर पहले आपको क्या निकालना, डेप निकालना पड़ेगा। डेप निकालने के बाद ओरिजिनल कॉस्ट में डेप को माइनस करेंगे, तब क्या आएगा आपका वैल्यू आएगी जो 2020 में होने वाली है। फॉर्मूला याद रहेगा। तो अब ध्यान दो, मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बात कर रहे हैं, बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। क्या कह रहे हो? अच्छा, तो ध्यान दो, बैंकर डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट पर टॉपिक पढ़ने वाले हो। कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो टॉपिक है क्लास 11th में पढ़ा होगा अपने अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी बिल ऑफ एक्सचेंज का मुझे याद है नहीं है। मान लीजिए मैं इन द सेंस में भूल जाऊँ कि आपके पास कॉमर्स नहीं है, आपके पास आर्ट्स है, ठीक है, आपने पढ़ा ही नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज। और मान लो मैं कह दूँ भाई आपके पास साइंस है, आपने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बट बाकियों को नॉलेज नहीं है। छोटा सा एग्जाम्पल, मैं बेचने वाला हूँ सामान, आप सामान खरीदने वाले हैं, ठीक है। मैंने सामान बेचा, आपने सामान खरीदा। सपोज 10,000 का सामान बेचा मैंने आपको, तो मैं आपको 10,000 का सामान उधार बेच रहा हूँ, मैंने बेच दिया, तो बदले में क्या मांगूंगा भाई, मैं 10,000 का सामान दे रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो गारंटी दो, कुछ तो ऐसा करो कि भाई हाँ मुझे तसल्ली मिले कि आप मेरी पेमेंट कर दोगे। कॉमन सी बात है। मान लो अपने से 10,000 का सामान लेके चले गए, वादा कर दिया, मुंह से बोल दिया कि सर आपको मैं 10,000 रुपये 10 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा, और आपको मैं 10 दिन बाद कॉल मिलाया जा रहा हूँ और आप पैसे देने वाले नहीं है, पैसे लेके भाग गए। मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ कर लूँगा? कुछ नहीं। क्यों? मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि नहीं है? नहीं है ना। तभी क्या लिखते हैं दुकानदार कहीं बाहर, उधार देना सख्त मना है। क्यों? पता है कस्टमर एक बार उधार ले गया और मान लो कल को भाग भी गया तो फिर तो नुकसान मेरा ही हो जाएगा ना, समझ में? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो दुकानदार सामान बेचता है वो सामने वाली पार्टी से एक बिल लिखवाता है, ठीक है, और बिल लिखवा के साइन करवा लेता है कि हाँ मैं 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपये पे कर दूंगा, 10,000 20,000 जितने का भी आप सामान अपने खरीदा है। आपने साइन किया, आपने बिल मुझे दे दिया और एक अपनी उसकी फ़ोटो पे अपने पास रख ली। वो बिल मेरे लिए एज अ असेट्स है, मैं उस बिल का मालिक हूँ, क्योंकि मुझे 3 महीने बाद उस बिल पे पेमेंट मिलने वाली है। और आपके लिए वो क्या बच्चों, एज अ लायबिलिटी, क्योंकि आपको पेमेंट करनी है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर सिर्फ 2 पार्टी है, एक बेचने वाली और एक खरीदने वाली। बेचने वाले ने सामान बेचा है, खरीदने वाले ने खरीदा है। एज अ गारंटी के तौर पे एक बिल लिखा गया, जो बिल पे साइन किसने किया? ड्रॉवर ने भी और ड्रॉई ने। ड्रॉवर मतलब मैं बेचने वाला, ड्रॉई मतलब आप खरीदने वाले। इतना समझाया? आपने बिल पे साइन मुझे दे दिया और बिल पे डेट तली हुई है 3 महीने बाद की। अब मैं 3 महीने तक आपको टोकूंगा नहीं, 3 महीना पूरा होते ही आपके पास मैं कॉल करूँगा। लेकिन हाँ 3 महीने बाद भी नहीं करूँगा, उसमें 3 दिन ऐड करूँगा। 3 दिन किस बात के हैं? ग्रेस डे। याद आ गया कुछ थोड़ा बहुत है ना? अभी ग्रेस डे क्या होता है कि अगर सामने वाले के पास थोड़ा बहुत पैसा अरेंज करने का भी 3 दिन का मौका मिलता है, भाई 3 दिन का टाइम मिल गया मुझे और एक्स्ट्रा, अब पैसा अरेंज करके सामने पार्टी को पेमेंट कर दो। अब फिर जैसे टाइम पूरा हुआ, मैंने तुम्हें बिल दिखाया, तुमने मुझे पेमेंट कर दी, काम खत्म हो गया। बिजनेस ऐसे ही होता है, ठीक है ना। लेकिन मान लो मुझे अभी मैंने बिल लिखा और बिल लिखने के 1 महीने बाद ही मुझे पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? नहीं ना। मैं तुम पे गया, तुमने क्या बोला कि सर अभी तो हाथ जोड़ लो, जो पैसे तो अभी है नहीं, मैंने बिल पर टाइम कितने महीने का दिया है? 3 महीने का दिया। टाइम पूरा होगा तभी पैसा मिलेगा आपको, अभी उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है। और 3 महीने बाद मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? आपके बैंक से पैसा मिलेगा, समझ में? आपसे पैसा मिल जाएगा, मेरा पैसा आ जाएगा। तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, मैंने बैंक वाले को बोला भाई देखो एक बिल है 10,000 रुपये का, लेकिन पेमेंट कब आने वाली है? 1 महीना पूरा हो गया, 2 महीने का वेट करो, 2 महीने में पेमेंट आ जाएगी, पार्टी से मिल जाएगा पैसा। एक काम करो, आप मुझे थोड़ा बहुत डिस्काउंट काट लो, जो आप रखना चाहते हो रख लो, अब बाकी पैसा मुझे दे दो। बैंक वाले ने बोल दिया लमसम कि ठीक है भाई 500 रुपये मैं काटूंगा और आपको 9,500 रुपये दे देता हूँ अभी तुरंत। मुझे कितना पैसा मिल गया? 9,500। बैंक ने कितना पैसा काटा? 500 रुपये। बैंक का फ़ायदा कितने का हुआ? 500 रुपये का। और जब 2 महीने पूरे और हो जाएंगे तब बैंक वाला पार्टी से कितना लेगा? 10,000 रुपये ले लेगा। बैंक वाले की 500 की कमाई हो गई। पूरा समझ में आया कॉन्सेप्ट? बस इसी बात को ही हम पढ़ने वाले हैं। कैसे? 500 रुपये से काटे, 500 उससे क्यों काटेगा? सामने वाली पार्टी 10,000 रुपये देगी ना। उससे तो प्रॉफिट होगा, 9,500 रुपये। बैंक वाले ने कितने रुपये दिए हैं? 9,500। और आना कितना रुपये आएगा बैंक के पास? 10,000 रुपये आएंगे ना बच्चों, तो उसे 500 फ़ायदा हुआ ना।
और मेरा कितना नुकसान हुआ, 500 नुकसान हुआ ना, क्योंकि मैं अगर 2 महीना और वेट करता तो 10,000 मिलते, बट मेरे को ज़रूरत आज ज़्यादा थी तो मैंने वेट नहीं किया, मुझे 500 का घाटा हो गया। बात समझ आ रही है? तो यही बात हमें पढ़ना है। सपोज एक बिल है, मान लो 1 अप्रैल को लिखा गया, और बिल है 6 महीने का, 6 मंथ का बिल है। कब का बिल होगा? 6 अप्रैल पूरे कब होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ जी 30 सितंबर, ठीक है। और बिल का जो अमाउंट था, बिल अमाउंट 10,000 में मान लो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट को, ध्यान समझना। रेट बच्चों मान लो आप कितना परसेंट करें? 10%। 1 अप्रैल का बिल था, 2 महीने पूरे हो गए, अप्रैल चला गया, मई चला गया, 1 जून को मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी और मैं भागते हुए कहाँ गया? सीधे बैंक वाले के पास। क्या बोला? भाई देख, बिल 6 महीने का है, लेकिन ये जनवरी लिख दिया मैंने ना, 1 जून, ठीक है ना, 2 महीने मैंने यूज़ कर लिया, बिल अपने पास रखा, अब 4 महीने हैं आपके पास। 4 महीने बिल तुम्हारे पास रहेगा बैंक के पास, तुम कोई बात नहीं मेरे पास रखो, लेकिन मुझे कुछ डिस्काउंट काट के पैसा दे दो। तो अब बैंक वाले के पास बिल कितना महीने रहेगा? 4 महीने। तो ध्यान देना, 10,000 का 10%, हाँ रेट, वो भी डिस्काउंट रेट, इसे हम डिस्काउंट रेट बोलेंगे, ठीक है ना, डिस्काउंट रेट। रेट बाय 100 मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4/12, क्योंकि 4 महीने का इंटरेस्ट काटना है, ये पर एनम के हिसाब से था। इसे बोलेंगे बैंकर डिस्काउंट। क्या बोलेंगे बच्चों? बैंकर डिस्काउंट। कितना अमाउंट आएगा चेक कर लो, 2 0 2 0 गई, 4 4 3 12, 100 × 10 कितना हो गया? 1,000 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 333 के आसपास आ जाएगा। बात समझ आ रही है? पक्का? बैंक वाला क्या करेगा? 10,000 में 10,000 का है, 333 काट लेगा, 9,667 रुपीज़ मुझे दे देगा। मैं हूँ बिल का मालिक, मुझे मिल गए। बात समझ में आ गई है? तो बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा? 333 रुपये काट लिया, और फिर जो भी बैलेंस बचा 9,667 मुझे दे देगा। और जब 4 महीने और पूरे हो जाएंगे तो बैंक उससे 10,000 पूरा ले लेगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट क्या है? लेकिन देखो, ये तो बैंक का डिस्काउंट था, ठीक है, बैंक ने इतना पैसा काट लिया, लेकिन क्या रियल में ट्रू डिस्काउंट हो सकता है? क्या सही डिस्काउंट नहीं है ये? बैंक वाले ने क्या किया? 10,000 रुपये पे 10% इंटरेस्ट लगा के, 4 महीने की बात थी भाई, 4 महीने अपने पास रखूंगा, उसका ब्याज काट दिया। लेकिन ट्रू डिस्काउंट क्या कहता है कि मुझे कितना पैसा मिलने वाला है बैंक को यहाँ पर? 10,000 रुपये, हाँ या ना? तो आज इस 10,000 की वैल्यू क्या होगी मुझे तो पता ही नहीं है। 10,000 बैंक वाले को कब मिलेगा? बैंक में 10,000 रुपये आएंगे 4 महीने बाद, तो उसकी वैल्यू आज क्या है हमें तो पता नहीं है। तो आज को मैंने क्या मान लिया? P। उस P के अंदर मैं उसका इंटरेस्ट ऐड करूँगा 10/100 इंटू में 4/12, तब जाके कितना अमाउंट बनेगा? 10,000 रुपये। बात समझ आ रही है? मतलब ट्रू डिस्काउंट में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया 10,000 रुपये जो मिलेगा मुझे 4 महीने बाद मिलेगा ना, उसकी वैल्यू आज कितनी है इस निकालना पड़ेगा। P + P, ये कितना आ गया यहाँ पे बच्चों? 1/ कितना आएगा इस जगह? 1/30। इसके जब 1 लगाओ एलसीएम लेंगे 30 आएगा, 30 और 1 31P, ठीक है ना? समझा लॉजिक? अब आप एक काम करो, P निकाल लो यहाँ पर 10,000 इंटू में 30 अपॉन में 31। ये काम कैलकुलेटर से कर लो। यहाँ पर सॉल्व करने में कितना आंसर है आपका? 9667.41, ठीक है, लगभग ये आंसर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ट्रू डिस्काउंट तो कितना आएगा? 10,000 में से तो माइनस कर दो, तो 10,000 से माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा यहाँ पर? 332.59 के आसपास आ जाएगा, यही आएगा लगभग, ठीक है, 332.59। अब देखो यहाँ पर नोटिस करना, बैंकर का डिस्काउंट कितना था
और यहाँ पे 333 नहीं आएगा, 333 के आसपास 333.33 चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0.33 करेंगे तो यहाँ पर 966,666.67 के आसपास आ जाएगा। थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब एक बात बताओ, बैंक ने कितना डिस्काउंट कहा था? 333.33, और लेकिन ट्रू डिस्काउंट बनता कितना है आपका? 332.59। इसे बोलेंगे बैंकर्स गेन। बैंकर्स को कितना फ़ायदा हुआ? 333.33 माइनस 332.59, लगभग यहाँ पे करीब करीब आपका 40 पैसे और 30 पैसे, 70 पैसे, 74 पैसे, 74 पैसे हुआ। किसको फ़ायदा हो रहा है? बैंकर्स को। याद रहेगा। तो इसे बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, और इसे बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट, जो रियल में ट्रू लगना चाहिए था। बात समझ आ रही है? ये तो देखो थोड़ा लॉन्ग कट से मैंने बताया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, बताया कि इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो तो कैसे करना है, बट इसका छोटा सा फॉर्मूला है वो मेन देखेंगे, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसे लिखो फिर देखते हैं। अगर मान लेते हैं इन द सेंस आपके पास बैंकर डिस्काउंट गिवन है और ट्रू डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, हो सकता है ये निकालना हो और ये गिवन हो, ठीक है ना, पॉसिबल है। तो जिस क्वेश्चन में आपके पास बैंकर डिस्काउंट दे रखा ट्रू डिस्काउंट निकालना है, या हो सकता है ट्रू डिस्काउंट दे रखा बैंकर डिस्काउंट निकालना, तो इनमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले से काम चला सकते हो। ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू बैंकर डिस्काउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट इनटू में टाइम। आप इस फॉर्मूले का याद रखो, कोई भी फॉर्म वैल्यू हो आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, बैंक का डिस्काउंट देखा तो वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, जो भी रेट है टी के क्या निकल जाएगा? ट्रू डिस्काउंट। और अगर ट्रू डिस्काउंट दे रखा है बच्चों तो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देना, और इक्वल टू में इन सब की फैमिली पुट वैल्यू पुट कर देना, इससे क्या निकल जाएगा आपका? बैंक का डिस्काउंट आ जाएगा। फॉर्मूला बस यही है, आपको बस वैल्यू पुट करके क्या करना है? सॉल्व करना है। कोई डाउट? इसे नोट कर लो। और ये लास्ट कॉन्सेप्ट था आपका सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट का। इसके बाद हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके पे।